गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाली क्लास में मैंने स्टार्ट करना ट्राई किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, लेकिन कई सारे बच्चे आपके क्लास में हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स नहीं समझ पा रहे हैं। रीज़न कि उनको टेंस चेंज करना ही अभी तक नहीं आता है कि टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो मुझे लगता है उसके लिए पहले आपको टेंथ में जो पढ़ाया गया है वो तो मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। तो सबसे पहले पढ़ना तो हमको वैसे टेंस है, लेकिन टेंस पढ़ाने के लिए मुझे आपको पहले पढ़ना पड़ेगा वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब की डेफिनेशन होती है डूइंग वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो ये बताता है कि वो कोई काम कर रहा है। जैसे अनिल इज ईटिंग फूड। अनिल इज ईटिंग फूड, इस सेंटेंस का हिंदी मतलब है कि अनिल खाना खा रहा है। तो ये बताओ कि अनिल कौन सा काम कर रहा है। तो काम उसका कौन सा हो रहा है यहाँ पे? ईटिंग, यानी कि खाना खाने का वो काम कर रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस में जो आपको देख के या उसको पढ़ के ऐसा लगे कि वही उसका काम है, तो वही क्या हो जाता है? हमारा वर्ब हो जाता है। उसकी फॉर्म कोई भी हो सकती है। इसमें है अनिल इज ईटिंग फूड, तो काम उसका कौन सा है? ईटिंग हो गया। इसी को चेंज कर दो, अनिल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें काम कौन सा हो गया उसका? खेलने का, मतलब प्लेइंग उसमें वर्ब हो जाएगी। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कौन सा वो काम कर रहा है, वही उसका वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की, कि वर्ब्स कितने फॉर्म्स की होती हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा कि वर्ब्स की केवल 3 फॉर्म होती हैं, लेकिन मेरे पैटर्न में मैं आप लोगों को 5 फॉर्म्स बताऊंगा वर्ब्स की, V1, V2, V3, V4 और V5। तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा तुमने हाई स्कूल तक पढ़ा है। पहले क्या था? गिव, गेव, गिवन। लेकिन मेरे तरीके में चौथी फॉर्म में गिव लिख के, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को लिख के उसमें आईएनजी ऐड कर दोगे, फोर्थ फॉर्म बन गया। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस लगा दो। फिर से बताते हैं, गिव, गेव, गिवन हाई स्कूल तक पढ़ा है। इसके बाद क्या करना है? दोनों में V1 लिखना, और इस वाले फोर्थ का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, वही होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आईएनजी ऐड कर देते हैं बस, और इस वाले में एस या ईएस ऐड कर देते हैं फर्स्ट वाले को। दूसरा देखो, ईट, एट, ईटेन। और जब चौथा फॉर्म लिखना है तो ईट को ही यहाँ पे लिखा गया है और इसमें क्या ऐड कर दिया गया है? आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, इसमें भी आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। फिर जब पांचवा फॉर्म लिखना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखनी है, तो पहला फॉर्म लिख करके मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। या तो एस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं। चौथा एग्जांपल देखो, डू, डिड और डन। इतना पढ़ा था पहले भी। अब फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे लिखा, डू लिख दिया, और उसमें क्या ऐड कर दिया? आईएनजी को हमने ऐड कर दिया। फिर इसकी फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म को वापस से यहाँ पे लिखो, और इसमें एस या ईएस जो सूट करता है वहाँ पे वो लगा दे। तो ईएस सूटेबल था, ईएस लगा दिया। चौथा फॉर्म देखो लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इतना आप लोगों ने पढ़ रखा था। फोर्थ फॉर्म बनानी है आपको, V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है। तो पहला फॉर्म यहीं पे लिखो, ठीक है, पहला फॉर्म यहीं पे लिखो ब्रेक। ब्रेक यहाँ पे भी है, ब्रेक मैंने यहाँ पे भी लिखा है। क्या ऐड कर दिया मैंने? आईएनजी इसमें ऐड कर दिया है। फिर फिफ्थ फॉर्म बनानी है आपको, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ब्रेक लिखा है और ईएस मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो वर्ब की फॉर्म्स कोई भी आपको बनानी हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रखनी है। फोर्थ और फिफ्थ बहुत ईजी है। फोर्थ वाले में आईएनजी ऐड करते हैं, फिफ्थ वाले में एस या ईएस को ऐड कर देते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को? तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो मैं आप लोगों को फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में, वो सारे याद कर लिएगा। क्योंकि जब तक कि वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं याद होंगी, इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी मतलब टेंस क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाई स्कूल का कोर्स बहुत कम था, बहुत ईजी था। 11th और 12th का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो है टेंस। अगर टेंस को ही नहीं पहचान पाते हो या चेंज नहीं कर पाते हो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन और डिफरेंट पढ़ाई है 11th और 12th की। अब बच्चों उसके आगे की बात करते हैं
तो वर्ब तक तो आप जान के वर्ब्स की फॉर्म्स कितनी होती हैं, 5 फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4 होती है ING वाली और V5 होती है S या ES ऐड करने वाली। अब बात करते हैं वर्ब्स के काइंड्स की, कितने तरह के वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग HV लिखेंगे, पूरे साल यानी कि पूरी पढ़ाई पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में HV लिखेंगे। HV का मतलब समझ जाना, हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरा होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम लोग लिखेंगे MV। अच्छा, दोनों का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। मेन वर्ब का मतलब होता है जो मेन काम हो रहा है, जैसे अनिल इज ईटिंग फूड, एग्जाम्पल था ना अभी पहले, अनिल इज ईटिंग फूड, तो उसमें मेन काम कौन सा हो रहा था, ईटिंग का, तो वही होता है हमारा मेन वर्ब, यानी कि जो मेन काम है वही मेन वर्ब। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें मेरा काम, मेन काम कौन सा है, टीचिंग यानी कि पढ़ाने का, तो उन्हीं को हम बोलते हैं मेन वर्ब्स। दूसरा होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करे उसका टेंस सही करने में, उसके टेंस को बताने में, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो जरा देख लो, अब हम लोग पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में 4 होते हैं टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर लो कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब याद लगती है, और इनको याद भी रखना। ये पेपर पे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि बाद में ये वीडियोस डिलीट हो गए या कुछ हो गया तो बाद में वापस नहीं मिल पाएगा। तो जो इनडेफिनिट होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। डिड और डज और डू यूज होती है, लेकिन वो निगेटिव है। मैं निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो निगेटिव सेंटेंस को तो अभी छोड़ दो, नॉर्मली देखो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस होते हैं उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करी जाती है। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, इज, एम और आर हो गई। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। फिर चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। अच्छा, ये तो खैर तुम लोगों को पता भी होगा। अब इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें तो नो हेल्पिंग वर्ब को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले में हो तो देखो पूरी दुनिया को पता है कि एम का यूज केवल आई के साथ होता है। एम का यूज कहाँ होता है, केवल और केवल आई के साथ में यूज करते हैं, और कहीं भी एम का यूज पूरी इंग्लिश में कहीं भी नहीं होता है। अगर इसको हम गायब करें थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए नहीं है एम, इसके अलावा बचा कौन, इस बचा और आर बचा। अच्छा, इस को कहाँ यूज करेंगे और आर को कहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कम लोग, प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा लोग। ये तो हुआ, सिंगुलर का मतलब कम, प्लूरल का मतलब ज्यादा। तो तुम्हें भी वही काम करना है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक की बात करी जा रही है, किसी सिंगुलर पर्सन की बात करी जा रही है, तो तुमको इज का यूज करना है, यानी कि, और जब प्लूरल है तो आर का यूज करना है। और अच्छे से समझना है तो देखो इसमें 2 है, स्पेलिंग में देखो कितनी वर्ड आ रही है, 1 और 2। इसमें देखो कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3, यानी कि ये कम है और ये ज्यादा। तो जो कम होते हैं वो कम के लिए, यानी कि सिंगुलर पर्सन के लिए, जो ज्यादा है वो प्लूरल पर्सन के लिए। सेम इसमें देखो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, यानी कि जिसमें कम है वो सिंगुलर के लिए, जिसमें ज्यादा स्पेलिंग है वो प्लूरल के लिए। और वही चीज इसमें भी है, क्योंकि बीन और बीन ये तो कॉमन हो गया, हैज और हैव ही तो बचा, जिसमें कम है वो कम वाले के लिए यानी कि सिंगुलर पर्सन के लिए, और जहाँ पे ज्यादा है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इतना नोट कर लो, नहीं समझ में आया फिर से कॉल करके और प्लीज पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछा करिए, ग्रुप में कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा। इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद इसी के पास्ट वाले बताता हूँ मैं। अब बच्चों बात करते हैं पास्ट वालों की। अभी तक प्रेजेंट वाले चल रहे थे, अब आगे हम लोग पास्ट वाले पे। तो पास्ट इंडेफिनिट वैसे 4 टेंसेस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स देखो, तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट केवल यही 2 टेंस है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे प्रेजेंट वाले में इंडेफिनिट के लिए नो हेल्पिंग वर्ब था, वैसे पास्ट वाले के लिए भी इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, वाज और वर। परफेक्ट में केवल हैड,
प्रेजेंट वाले में ऑप्शन थे हैज और हैव का, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं तो उसमें प्रेजेंट में हैज हैव था, पास्ट में कौन सा था, एक हैड था, दूसरा कौन सा, तो ऐसा मत करना, इसमें एक ही ऑप्शन होता है केवल हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तुम दोनों के साथ में हैड का यूज करोगे। फिर वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसमें हैज बीन हैव बीन था, चॉइस थी, इसमें कोई चॉइस नहीं होती तो इसमें केवल हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। सिर्फ एक चीज इसमें देखनी है, जो गौर करनी है, वो है वाज और वर, इनका यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कम स्पेलिंग है यानी कि 3 है, और इसमें 4 स्पेलिंग है यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कम स्पेलिंग वाले हैं वो कम के लिए यानी सिंगुलर के लिए, जिसमें ज़्यादा स्पेलिंग होती है वो ज़्यादा के लिए मतलब प्लूरल के लिए। तो ये एक ट्रिक है, केवल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ट्रिक है। तो वॉज का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, वर का यूज़ करेंगे जहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि इसमें कम स्पेलिंग है, इस तरह याद कर लो, इसमें कम स्पेलिंग है तो सिंगुलर के साथ, इसमें ज़्यादा स्पेलिंग है तो प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर और ये प्लूरल के साथ में। इसको भी नोट कर लो, फिर फ्यूचर लिखवाते हैं, फिर इतना करके आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारा लास्ट बचा है केवल और केवल फ्यूचर का, तो इसको भी देख लेते हैं और फिर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट खत्म हो जाता है आज। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स देख लो, ये भी ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज होगा केवल, बस विल और शैल का, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा किसमें कम स्पेलिंग है किसमें ज़्यादा स्पेलिंग है, क्योंकि ये अलग है। विल का यूज लोग शैल का यूज आई और वी के साथ कहा जाता है, लेकिन इसके 11th और 12th में आके कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं, वो बताऊंगा मैं अलग से। एक तो अभी के लिए तुम सिर्फ इतना याद रखना कि कहीं पे भी आई और वी दिखे तो तुम शैल यूज करना, बाकी सबके साथ में विल यूज करना, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसमें विल भी और शैल भी का यूज होता है, वही चीज इसमें भी है, आई और वी के साथ में शैल भी यूज करना, बाकी सबके साथ में विल भी यूज करना। फिर आ जाओ परफेक्ट में, तो इसमें विल हैव और शैल हैव का यूज है, वही बात है, आई और वी के साथ में शैल हैव, बाकी सबके साथ में विल हैव। फिर लास्ट वाला सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन यहाँ पे आ नहीं पाया, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। इतनी हेल्पिंग वर्ब्स पहले लिख लो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक देख लो क्या है। देखो ये छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब इसका साइज जो है वो ऐसे ऐसे करके बड़ा होता रहता है हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है। इसमें विल और शैल था केवल, नीचे आए तो एक एक वर्ड और बढ़ गया, विल भी और शैल भी, मतलब विल तो विल रहा ही है और शैल का शैल रहा, एक एक वर्ड क्या हो गया, बढ़ गया है, एडिशन हो गया। फिर और नीचे आए तो देखो और बड़ा हो गया, इसमें 2 ही वर्ड ऐड हो गया, देखो 4 वर्ड, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, हैव आ गया, उससे बड़ा वर्ड। जब और नीचे आए तो देखो और बड़ा हो गया, विल हैव तो था ही था, साथ में बीन भी लग गया है कि नहीं, मतलब इसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। पहले विल हैव विल और शैल, फिर विल भी शैल भी, फिर विल हैव शैल हैव, और सबसे नीचे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, मतलब बढ़ता चला जाता है। तुम्हें याद करना हो तो ऐसे याद करना, अगर भूल गए कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी, आंखें बंद करना, विल शैल, विल बी, शैल बी, फिर विल हैव, शैल हैव और विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वाला कराता हूँ, ठीक है।